अरे बावली, कहाँ रह गई तू? बुआ की कड़कती हुई आवाज़ ने मोहिनी के पैरों की रफ्तार को बढ़ा दिया। बस आ रही हूँ बुआ। तेज कदमों से चलते हुए मोहिनी ने बुआ से आगे बढ़ हाथ के दोनों थैले जमीन पर रखकर दरवाजे का ताला खोला। जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर ले, तेरे फूफा ऑफिस से आते ही होंगे, मोहिनी की बुआ ने सोफे पर पसरते हुए कहा। जी बुआ, कहकर मोहिनी कपड़े बदलकर चौके में जा घुसी। एक तरफ कुकर में आलू उबलने के लिए गैस पर रखे और दूसरी तरफ जल्दी से परात निकालकर आटा गूँथने लगी। आटा गूँथते समय मोहिनी का ध्यान अचानक अपने हाथों पर चला गया। उसे अपने हाथों से घिन हो आई। आज भी गुरु महाराज उसके हाथों को देर तक थामे सहलाते रहे और वह कुछ न कह सकी। उन्हें देखकर कितनी नफरत होती है, पर बुआ को कैसे मना करें। वे तो हर दूसरे तीसरे दिन ही उसे गुरु की सेवादारी में भेज देती हैं। पहली बार जब मोहिनी वहाँ गई थी तो बड़ा सा आश्रम देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था। खुली खुली जगह, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। खिचड़ी बालों वाली लंबी दाढ़ी, कुछ आगे को निकली तोंद, माथे पर बड़ा सा तिलक लगाए, सफ़ेद कपड़े पहने, चांदी से चमकते सिंहासन पर आंखें बंद किए बैठे गुरु महाराज मोहिनी को पहली नज़र में बहुत पहुँचे हुए महात्मा लगे थे, जिनके दर्शन से उसकी और उसके घर की सारी समस्याओं का जैसे खात्मा हो जाने वाले था। अपनी बारी आने पर बेखौफ मोहिनी उनके पास जा पहुंची थी। महाराज उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए देर तक उसे देखते रहे। बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस दिन गुरु महाराज की कृपा उस पर औरों से ज़्यादा बरसी थी। वापसी में महाराज के एक सेवादार ने बुआ के कान में कुछ कहा, जिससे उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। तब से हर दूसरे तीसरे दिन वे मोहिनी को महाराज के पास भेज देती थी। बुआ कहती हैं कि गुरु महाराज की कृपा से उसके घर के हालात सुधर जाएंगे, जिससे दोनों छोटी बहनों की पढ़ाई लिखाई आसान हो जाएगी और उनका भविष्य बन जाएगा। मोहिनी भी तो यही चाहती है कि माँ की मदद कर उनके बोझ को कुछ कम कर सके। तभी तो दोनों छोटी बहनों और उन्हें गांव में छोड़ वह यहाँ बुआ फूफा के साथ रहने चली आई थी। पिछले साल जब बुआ फूफा गए थे तब अपने दुखड़े बताती माँ को आंचल से आँखों के गीले कोर पोंछते देख मोहिनी को बड़ी तकलीफ़ हुई थी। 14 साल की हो चुकी थी मोहिनी, पर अभी भी अपने बचपन से बाहर नहीं निकल पाई थी। सखियों के संग मौज मस्ती अभी भी चालू थी। ठाकुर चाचा के आम के बगीचे से कच्चे आम चुराने हो या पुनिया ताई की दालान से काटू की परवाह किए बगैर झरबेरी के बेर तोड़ने में उसका कहीं कोई मुकाबला न था। पर उस दिन किवाड़ के पीछे खड़ी मोहिनी अपनी माँ की तकलीफ़ें जानकर हैरान रह गई थी। 4 साल पहले उसके अध्यापक बाबूजी किसी लाइलाज बीमारी में चल बसे थे। माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट बाबूजी की जगह उनके लिए टीचर की नौकरी का इंतज़ाम न कर पाया, बल्कि उन्हें चपरासी और बाइयों के काम देकर एक छोटी सी तनख्वाह का जुगाड़ कर दिया था। इधर बाबूजी के इलाज में काफ़ी ज़मीन बेचनी पड़ गई थी। घर भी ठाकुर चाचा के पास ही गिरवी पड़ा था। सो अब नाम मात्र की खेती और माँ की छोटी सी नौकरी 4 जनों का खर्चा पूरा करने में नाकाम थी। मोहिनी को उस वक्त अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया था कि वह माँ के दुखों को कैसे नहीं जान पाई। इसलिए जब बुआ ने अपने साथ चलने के लिए पूछा तो उसने कुछ बिना सोचे समझे ही एकदम से हाँ कर दी। तभी से बुआ फूफा के साथ रह रही मोहिनी ने उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। शुरुआत में बुआ ने उसे यही कहा था, देख मोहिनी, हमारे तो कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैंने तुझे तेरी माँ से मांग लिया है। अब से तुझे यहीं रहना है और हमें ही अपना माँ बाप समझना है। हम तुझे खूब पढ़ाएंगे, जितना तू चाहेगी। बस बुआ के इन्हीं शब्दों को मोहिनी ने गांठ से बांध लिया था, लेकिन उनके साथ रहते हुए वह इतना तो समझ गई थी कि बुआ अपने निजी फ़ायदे के तहत ही उसे यहाँ लाई है। फिर भी उनकी किसी बात का विरोध करे बगैर वह गूंगी गुड़िया बन बुआ की सभी बातों को मानती चली जा रही थी, ताकि गांव में माँ और बहनें कुछ बेहतर ज़िंदगी जी सकें। मोहिनी को यहाँ आए तकरीबन 6 से 8 महीने हो चुके थे।
लेकिन बुआ ने उसका किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं कराया था, बल्कि इस बीच बुआ ने उससे घर का पूरा काम करवाने लगी थी। फूफा काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते थे। वैसे तो घर के काम करने में मोहिनी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, और रही उसकी पढ़ाई की बात, वह तो गांव में ही छूट गई थी। उसे तो बस बुआ के दकियानुसी विचारों से परेशानी थी, क्योंकि वे बड़ी ही अंधविश्वासी थी और उससे उल्टे सीधे काम कराया करते थे। वे कभी आधा नींबू काटकर उस पर सिंदूर लगाकर उसे तिराहे पर रख आने को कहती, तो कभी किसी पोटली में कुछ बांधकर आधी रात को किसी के घर के सामने फेंक कर आने को कहती। मोहल्ले में किसी से उनकी ज़्यादा पटती नहीं थी। बुआ की बातें मोहिनी को चिंतित कर देती थी। वह भले ही गांव की रहने वाली थी, पर उसके बाबूजी बड़े प्रगतिशील विचारों के थे। उनकी 3 बेटियों उनकी शान थी। गांव के माहौल में 3-3 लड़कियां होने के बाद भी उन्हें कभी इस बात की शर्मिंदगी नहीं हुई कि उनके बेटा नहीं है। उनके विचारों से भरी मोहिनी इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे बुआ के इन ढकोसलों का न सिर्फ हिस्सा बनना पड़ता था, बल्कि उन्हें मानने को भी मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि अगर वह इसमें ज़रा भी आनाकानी करती तो बुआ तुरंत ही उसकी माँ को फ़ोन लगाकर उसकी बहुत चुगली करती और उसके लिए उल्टा सीधा लड़ाया भी करती थी। पर अभी जो मोहिनी के साथ हो रहा था वह तो और भी बुरा था। पिछले कुछ वक्त से उसने महसूस किया था कि आश्रम के बहाने उसे गुरुजी के साथ जानबूझकर अकेले छोड़ा जाता है। मोहिनी छोटी ज़रूर थी, पर इतनी भी नहीं कि अपने शरीर पर रेंगते उन हाथों की बदनीयती पहचान न सके। वैसे भी उस गुरुदेव को अपने खास कमरे में आश्रम की एक दूसरी सेवादारिन के साथ जिन कपड़ों और हालात में देखा था, वे उससे बहुत गलत लगे थे। गुरुदेव के प्रति उसकी भक्ति और आस्था उसी वक्त चूर हो चुकी थी, मगर उसने यह बात जब बुआ को बताई तो उन्होंने इसे नज़र का धोखा कहकर बात वहीं ख़त्म करने को कह दिया था। तब से मोहिनी के मन में एक दहशत सी समा गई थी। वह बिना बुआ के उस आश्रम में पैर भी नहीं रखना चाहती थी। सपने में भी वह बाबा अपनी आंखों में लाल डोरे लिए अट्टहास लगाता हुआ उसकी ओर बढ़ता चला आता, और नींद में ही डर के मारे कांपते हुए मोहिनी की चीख निकल जाती थी। पर बुआ का गुस्सा उसे वहां जाने को मजबूर कर देता। आखिर इस हालात में कब तक मैं बची रह सकती हूँ? काश मैं माँ को बता सकती, वे आकर मुझे यहाँ से ले जाती। मोहिनी का दर्द आंखों से बह निकला। बहरी हो गई क्या? कुकर की सीटी पर सीटी दिए जा रहा है, तुझे सुनाई नहीं देता? अचानक बुआ के चिल्लाने पर मोहिनी के गालों पर लुढ़क आए आंसू आहिस्ता से पोंछ डाले। जी बुआ, यही हूँ कहकर उसने गैस पर से कुकर उतारा। सुन, आज गुरुजी का बुलावा है, सब काम निपटा कर वहाँ चली जाना। सुबह फूफा के ऑफिस जाते ही बुआ ने मोहिनी को यह फरमान सुनाया। बुआ जी, एक बात कहनी थी आपसे। थोड़ा डरते हुए मोहिनी के मुंह से आवाज़ निकला। दरअसल मैं उन बाबा के पास नहीं जाना चाहती। वह मुझे अकेले में बुलाकर यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता है। मुझे बहुत घिन आती है। पागल हुई है लड़की, इतने बड़े महात्मा पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? उस दिन भी तू उनके बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी। तू बखूबी जानती भी है कि वे कितने चमत्कारी हैं। बुआ जी, मैं आपसे सच कह रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे वहाँ मत जाने दीजिए। आप कोई भी काम करा लो, पर उनके पास मत भेजो। मोहिनी की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। देख मोहिनी, अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तेरी माँ को फ़ोन लगाती हूँ और तुझे यहाँ से ले जाने के लिए कहूँगी। नहीं बुआ, माँ तो पहले ही बहुत परेशान है, आप उन्हें फ़ोन मत करना। आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ चली जाऊँगी। मोहिनी ने दुखी होकर हथियार डाल दिए। यह सुनकर बुआ के होठों पर एक राजभरी मुस्कान बिखर गई। पता नहीं, पर उस दिन मोहिनी की बुआ भी उसके साथ गुरुजी के आश्रम पहुंची। कुछ ही देर में बाबा भक्तों को दर्शन देने वाले थे। तू यहीं बैठ,
मैं अंदर कुछ ज़रूरी काम से जा रही हूँ, बुआ बोली। मोहिनी को सबसे अगली लाइन में बिठाकर बुआ ने उससे अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ाया। बाबा, मैंने अपना पूरा काम किया, आपको एक कन्या भेंट की है, अब तो मेरी गोदी में नन्हा राजकुमार खेलेगा ना? बुआ ने बाबा के सामने अपना आंचल फैलाते हुए कहा। अभी देवी से प्रभु का मिलन बाकी है, जब तक यह काम नहीं हो जाता तू कोई उम्मीद लगाकर मत बैठना, बाबा के पास खड़े सेवादार ने जवाब दिया। लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया। हमने तुझे पहले ही कहा था कि प्रभु और देवी के मिलन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। तुझे उसे खुद तैयार करना होगा। इस काम में प्रभु को ज़बरदस्ती पसंद नहीं। ठीक है, कल तक यह भी काम हो जाएगा, बुआ ने बाबा के पैरों को छूते हुए कहा। उधर तुरंत ही किसी काम से फूफा का फ़ोन आने से बुआ के पीछे चल पड़ी मोहिनी ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। बुआ को आते देख मोहिनी थोड़ी सी आड़ में हो गई। कहाँ गई थी? उसे अपने पीछे से आते देख बुआ हैरान हो उठी। मोहिनी बोली, बाथरूम गई थी। मोहिनी बुरी तरह से डर चुकी थी। अपनी बुआ का खौफनाक चेहरा उसके सामने आ चुका था। अब तक उसे यही लगता था कि बुआ भले ही तेज हैं, पर वे अच्छी हैं और बाबा की सच्चाई से बेखबर हैं। जिस दिन उन्हें गुरुजी की असलियत पता चलेगी, वे उसे कभी आश्रम नहीं भेजेंगी। पर अब खुद की आंखों पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बुआ इतनी बुरी हैं। उसे अब बुआ की हर चाल समझ में आ चुकी थी कि शादी के 10 साल तक बेऔलाद होने का दुख उन्होंने इस तरह दूर करने की कोशिश की। गांव में आकर उनकी गरीबी पर तरस खाकर उससे यहाँ एक साजिश के तहत लाना और बाबा के आश्रम में ज़बरदस्ती भेजना। इन बातों का मतलब अब वह अच्छे से समझ चुकी थी। लेकिन अब मोहिनी क्या करे? उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह बस हमेशा की तरह उनके आंचल के पीछे छिप जाना चाहती थी। मैं माँ से इस बारे में क्या बात करूँ? पर माँ तो बुआ की इन बातों पर भरोसा नहीं करती हैं। उन्हें मेरी बात झूठी ही लगेगी और फिर घर के हालात अगर माँ जान भी जाए तो उसका गांव जाना ठीक होगा? वहाँ माँ अकेली 4-4 जनों का खाना खर्चा कैसे संभालेंगी? बेबसी और पीड़ा से उसकी आंखें भर आई। मोहिनी, 2 लीटर दूध ले आना, आज तेरी पसंद की सेवइयाँ बना दूँगी। तुझे मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है ना? बातों में बुआ ने उसे भरपूर प्यार परोसा। खाना खाकर रात को बिस्तर पर लेटी मोहिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बुआ ने आज उसे बहुत लाड़ प्यार किया और माँ और बहनों के सुखद भविष्य का वास्ता देकर सच्चे भाव से बाबा की हर बात मानने को कहा और उनकी भक्ति में डूब जाने को कहा। पर अब वह बाबा की भक्ति में डूब जाने का मतलब अच्छी तरह से समझती थी। अगले दिन बुआ की योजना के तहत मोहिनी बाबा के खास कमरे में थी। दूसरी सेवादारिनों ने उसे देवी की तरह कपड़े व गहने वगैरह पहनाकर दुल्हन की तरह सजा दिया था। पल पल कांपती मोहिनी को आज अपनी इज्जत पर दाग लगने का डर था, लेकिन वह किसी भी तरह से हार नहीं मानना चाहती थी। अभी भी वह अपने बचाव की सारी उम्मीदों पर सोच रही थी कि गुरु ने कमरे में प्रवेश किया। आम लोगों का भगवान एक शैतान की तरह अट्टहास लगाता मोहिनी की तरफ बढ़ चला। मोहिनी बोली, बाबा, मैं पैर पड़ती हूँ, आप मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो। उसने दौड़कर बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा बोला, देख लड़की, सुहाग के सेज पर मुझे किसी तरह का दखल पसंद नहीं। क्या तुझे समर्पण का भाव नहीं समझाया गया? बाबा की आँखों में वासना का ज्वार अपनी हद पार कर रहा था। उसके मुख से निकला शराब का भभका मोहिनी की सांसों में पिघलते शीशे जैसा समाने लगा। मोहिनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, मुझे जाने दीजिए। मोहिनी ने अपने शरीर पर रेंग रहे उन हाथों को हटाने की पूरी कोशिश की। बाबा बोला, वैसे तो मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, पर तेरे रूप ने मुझे सम्मोहित कर दिया है मोहिनी। पहले ही मैं बहुत इंतज़ार कर चुका हूँ, अब और नहीं। चिल्लाने की सारी कोशिशें बेकार हैं, तेरी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, कहकर बाबा ने मोहिनी के मुख पर हाथ रख दिया और एक बहसी दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा।
तभी अचानक धाड़ की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला। अगले ही पल पुलिस कमरे के अंदर थी। बाबा की पकड़ तनिक ढीली पड़ते ही घबराई हुई मोहिनी झट से खड़ी हो गई। पुलिस के पीछे ही मोहिनी जोर से आवाज़ लगाती उसकी माँ ने कमरे में प्रवेश किया और डर से काँप रही मोहिनी को अपनी छाती से लगा लिया। इस तरह अचानक रंगे हाथों पकड़े जाने से हवस के पुजारी उस गुरु के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। फिर भी वह पुलिस वालों को अपने रोब का हवाला देकर धमकाने लगा। तभी उसकी एक पुरानी सेवादारिन ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पहले वह भी इसी बहसी की हवस का शिकार हुई थी। वह बाबा के खिलाफ पुलिस की गवाह बनने को तैयार हो गई। बाबा का मुखौटा लगाए उस ढोंगी का पर्दा फाश हो चुका था। आखिरकार एक नाबालिग लड़की पर रेप और ज़बरदस्ती करने के जुर्म में बाबा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सभी चेले चपाटे कानून के शिकंजे में पहले से ही कसे जा चुके थे। माँ की छाती से लगी मोहिनी को अभी भी अपने सुरक्षित बच जाने का यकीन नहीं हो रहा था। माँ, बुआ ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। मैं सब जान चुकी हूँ मेरी बच्ची। माँ ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। तू चिंता मत कर, तेरी बुआ को भी सज़ा मिलकर रहेगी। पुलिस उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मैं अपनी बच्ची की इस बदहाली के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तू मेरे पास ही रहेगी मेरी बच्ची। तेरी माँ गरीब ज़रूर है पर लाचार नहीं। मैं तुझ पर कभी कोई आँच नहीं आने दूँगी। मेरी मति मारी गई थी कि मैं उसकी बातों में आ गई और तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लालच में तुझे उसके साथ भेज दिया और अपने से दूर कर दिया तुझे। भला हो तुम्हारे उस पड़ोसी का जिसने तुम्हारे दिए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके मुझे इस बात की जानकारी दे दी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। शर्मिंदगी में माँ अपने आप को कोसे जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो मोहिनी, मैं तेरी बुआ की असलियत से अनजान थी। गलती तो मुझसे भी हुई है। मैंने सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिया था। यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम वहाँ किस हालात में रह रही हो। मोहिनी मन ही मन उस पड़ोसी का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसे सेवइयों के लिए दूध लाते वक्त उसने माँ का फ़ोन नंबर दिया था और उसने समय रहते ही माँ को मोहिनी की बुआ की करतूतों के बारे में बताया था, जिसके चलते ही आज वह अंधविश्वास की बलिवेदी पर भेंट चढ़ने से बच गई थी। माँ का हाथ थामे लौटती मोहिनी अब खुली हवा में एक बार फिर सुकून की सांसें ले रही थी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।